ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का अगला टॉपिक, दैट इज बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े थे किसके बारे में कि हाँ साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो इसमें अभी तक हम लोग कोई भी कंडक्टर है उसके अक्रॉस कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि कितना किसी भी कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ आया है, दिस इज बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये एक कंडक्टर है, दिस इज एक्स वाई, दिस कंडक्टर इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट पास करा दे रहे हैं। ठीक है, करंट पास कराने के बाद इसमें एक छोटा सा हम लोग लेंथ डीएल लेंथ का एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, ये जो लेंथ हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। ठीक, और ये है आपका डीएल का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। ठीक है, और यहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो यहां से आर डिस्टेंस पे है, ठीक, आर डिस्टेंस पे इस जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, उसी तरह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा उसके लिए हम लोग ये लॉ बनाया है बायो-सावर्ट्स। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया कि जो छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से, इस आईडीएल की वजह से, ठीक है, आईडीएल जो है इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट आईडीएल इज करंट एलिमेंट। ठीक है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऑब्जर्व किया गया कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट एलिमेंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज वेल एज, ऐसे भी इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद करंट, ऐसे में हम लोग 10th में भी पढ़े थे कि अगर करंट को हम लोग बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, उसके बाद दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम लोग सोर्स से दूर जाते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा, कम होती चली जाएगी। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड ऑल्सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन दिस टू। ठीक है, ये है आपका डीएल का एंगल और आर। ठीक है, आर का पोजीशन वेक्टर इस करंट एलिमेंट से जहां पर हम लोगों को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे एक साथ, ठीक है, so this dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे, ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके इक्वल टू आएगा, और यहां पर ये आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, इसको हम लोग और भी, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट होता था ना, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन, यहाँ पर म्यू नॉट है, so this mu naught is called
वहां पर क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होगा, परमिएबिलिटी। मैग्नेटिज्म में इसको लोग क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होगी बताइए, इस μ0/4π की यूनिट, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट टेस्ला, ये उधर का तो मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी एक मीटर है, नहीं समझे, मीटर से मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टेस्ला यहाँ पर ये मीटर और डिवाइडेड बाय ये करंट, और ये तो यूनिटलेस है, नहीं समझ में आया, क्लियर है सबको कि नहीं है। अरे ये देखो ना, ये टेस्ला, एक मीटर और करंट का इनवर्स, सो 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर माइनस 1, क्लियर है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ μ0/4π, ओके। चलिए, तो ये हो गया आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ magnetic field due to small current element. This is what small value of magnetic field due to small. कोई दिक्कत इसको समझने में? देखिए अब इसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, इसी चीज को एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्टली इन वेक्टर फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। सो कैन बी राइट इट एज इन वेक्टर फॉर्म, तो दिस dv इक्वल्स टू, है ना, μ0/4π, ठीक, आई ये स्केलर है, ओके। अब ये देखिए dl और साइन थीटा में दोनों में से कोई भी जो है वेक्टर नहीं है ना, ये भी वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं है, कोई भी वेक्टर नहीं है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी कैसे आएगी, इस साइड तो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कैसे आएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी जैसे इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, उसमें लेंथ को हमने वेक्टर क्वांटिटी बनाया था ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे, इसको आर को, और आर तो है नहीं तो आर लाएंगे, और इस डीएल को, ठीक है, सो आई डीएल, ठीक है, सो आई डीएल क्रॉस आर, और डिवाइडेड बाई क्या रखना चाहिए, आर क्यूब या स्क्वायर, क्यूब, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ से, अब देखिए यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इतना तो समझ रहे हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा, आई डीएल, है ना, क्रॉस आर है तो आई डीएल इंटू आर, आर को बाद में लिखेंगे, इंटू साइन थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो एक आर कट जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर, वही चीज आ गया ना, क्लियर है सबको। यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर फॉर्म में इस तरह से होगा, बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऐसे बोलेंगे, क्लियर है। स्केलर क्वांटिटी में इस तरह से और वेक्टर क्वांटिटी में इस तरह से। एनी प्रॉब्लम, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मिटा दो। नेक्स्ट देखिए, इसको जो है कंपेयर करके रखा है किससे, बायो-सावर्ट्स लॉ को कंपेयर किया है कूलॉम्स लॉ से, ठीक है। एक्चुअली में कूलॉम्स लॉ क्या देता है आपको, कूलॉम्स लॉ क्या देता है,
फोर्स देता है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। तो ये उसी से इसको कंपेयर किया है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटीज देख लेते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज होगी कूलम्ब्स लॉ में। तो सबसे पहले जो है कूलम्ब्स लॉ क्या होता था, लॉन्ग रेंज होता था, दो चार्जेस बहुत दूर पे रखे हैं तो भी हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन निकाल सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी काफी दूर पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये लेंथ भी ज्यादा है और इसको हम लोग इस पॉइंट से कितना भी दूर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट दिस इज लॉन्ग रेंज एंड दिस इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज, तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज बताइए, कूलम्ब्स लॉ इसमें क्या डिफरेंस आया, क्या सिमिलरिटी मिली, कोई सिमिलरिटी नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या होता था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये भी है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्स, ये क्या होता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। तो ठीक है, दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक सिमिलरिटी हो गई, ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और कोई सिमिलरिटी बताइए, और कोई सिमिलरिटी, इमेजिन, इमेजिन नहीं, नहीं, ठीक है। इसको हम लोग करते करते हो सकता है कि याद आ जाए सिमिलरिटी, ठीक है, आप लोगों को भी। तो डिसिमिलरिटी में सबसे पहले क्या डिसिमिलर हो रहा है बताइए, कि इसका जो सोर्स है, ठीक है, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का जो सोर्स था फोर्स निकालने के लिए, वो क्या है, सोर्स क्या था, चार्ज है। तो चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर होता है, स्केलर। तो इसका जो सोर्स है दिस इज चार्ज एंड दिस चार्ज इज स्केलर, ठीक है, एक डिसिमिलरिटी। और इसका जो सोर्स है वो कौन है, आइडियल लेंथ एलिमेंट है ना, तो इसका जो सोर्स है दिस इज करंट एलिमेंट है ना। और ये करंट एलिमेंट क्या हुआ, स्केलर या वेक्टर, आइडियल, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है ना डीएल, सो दिस सोर्स इज वेक्टर। तो एक डिसिमिलरिटी हो गया, ठीक है। दूसरी चीज और क्या हो गई, दूसरी डिसिमिलरिटी, यस, इसमें कहीं पे हमारा देखिए कूलम्ब्स लॉ में ये जो फॉर्मूला है इसमें कहीं एंगल वेंगल की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एंगल पर डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, एंगल इंडिपेंडेंट है ना, एंगल से इंडिपेंडेंट है ना, और ये डिपेंड्स ऑन एंगल, डिपेंड्स ऑन एंगल, ठीक है। और बताइए एनी अदर डिसिमिलरिटी बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ, देखिए ये सोर्स हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा है नजर। इसमें फोर्स जो है दिस इज कूलम्ब्स लॉ में अगर हम लोग दो चार्जेस है जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो फोर्स क्या होता था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स, नहीं समझ में आया, जैसे फोर्स अगर ये चार्ज है ये चार्ज है, ठीक है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस होगा ना, सेंटर टू सेंटर, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्जेस। तो
तो इसको तो बोल सकते हैं एक तरह से सेंट्रल फोर्स है ये, दिस इज सेंट्रल फोर्स। और यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूले में क्या है आपका, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, है ना, अपॉन r क्यूब। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है dl क्रॉस r, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग आइडियल होगा या अलोंग दिस r होगा या किधर होगा, यस परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस सोर्स एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे? तो इसका भी हम लोग जब निकालने जाएंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर और स्क्रू रूल लगाएंगे इसमें, है ना, कि जैसे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इस जगह निकालना है तो क्या करेंगे, dl से r की तरफ जाएंगे, है ना, उसको रोटेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ dl है और r है, dl से r की तरफ जाएंगे तो ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। लेकिन अगर हमारा मान लीजिए सपोज dl इधर है, ठीक है, dl इधर है और r इधर है, तो dl क्रॉस r करेंगे तो dl क्रॉस r तो क्या होगा, आउटवर्ड। नहीं समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आज बोलिए कुछ बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज होगा, कैसे पता चल गया, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो इज द फोर्स या इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट या फिर करंट एलिमेंट, दोनों में से किसी पे नहीं है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर, फोर्स इज, यहाँ पर फोर्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड है ना, B इज परपेंडिकुलर टू बोथ कौन सा, dl एंड r, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड, क्लियर है इतना। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हो गया, ठीक है। एक आपका इसमें सिमिलरिटी में एक और सिमिलरिटी है कि वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये जैसे फोर्स निकालना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं करता है, करता है, कूलॉम्स लॉ। और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने देखा कि अगर एक की वजह से निकाला, मतलब जैसे हम लोग IDL क्रॉस r आज जो उसमें कर रहे थे, ILB साइन थीटा, IL क्रॉस B, है ना, तो उसमें क्या बताया था कि अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं तो उन सारे एलिमेंट्स का एक एक करके हम लोग छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उन सब का फिर क्या करते थे, वेक्टर सम करते थे, तो टोटल फोर्स निकल जाता था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और यहाँ पर भी, तो सिमिलरिटी हो गया। सो इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट ऑल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये सिमिलरिटी हो गया और ये डिसिमिलरिटी। कोई दिक्कत इसको समझने में, सिंपल है कि मुश्किल है? क्या क्या हो गया सिमिलरिटी, लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज ये फोर्स है और ये फील्ड है। दूसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लॉ करता है, ठीक है। डिसिमिलरिटी में क्या हो जाएगा, पहला सोर्स एक का स्केलर है, एक का वेक्टर है। दूसरा एंगल डिपेंडेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कूलॉम्स लॉ, वो एंगल डिपेंडेंट है और ये वो एंगल इंडिपेंडेंट है, और ये मैग्नेटिक वाला एंगल डिपेंडेंट है, ठीक है। और तीसरा जो फोर्स होगा यहाँ पर वो अलोंग द सेंटर होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा, और ये इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ dl एंड r, ओके, ठीक है। तो इसको लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद आपका इसको एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यही सब है, एज इट इज आप लोग नोट्स यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक रिलेशनशिप है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में, उसको देख लेते हैं, दिखा दूं।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। सी याद है तो हमको क्या होता है, व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर सब कोई। दिस इज व्हाट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, क्योंकि रिजल्ट मालूम है हम लोगों को पहले से, मतलब मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π, यानी 4π से क्या किया हमने, अपनी मर्जी से डिवाइड। क्यों क्या डिवाइड? क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम थी, अभी पता था ना कि दिस म्यू नॉट अपॉन 4π जो होता है दिस इज इक्वल टू -10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो इसलिए हमने 4π से इसमें डिवाइड कर दिया, ओके। और एप्सिलॉन नॉट है तो 4π से इसको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? ये और ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है, कोई दिक्कत है? अरे बोलो हाँ या नहीं। ओके, सो म्यू नॉट अपॉन 4π को क्या लिख सकते हैं, बोलो? 10⁻⁷ यूनिट छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए, 9 × 10⁹ पक्का 1 अपॉन हो जाए, क्योंकि 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन, ये हो रहा है कि चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1 अपॉन 9 × 10⁻⁷ यूनिट छोड़ दिया हूँ, ठीक है। आपका होमवर्क है कि इसका भी यूनिट, क्योंकि टेस्ला है तो उसको आपको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट को आप चेक करके देखिएगा कि सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं, यूनिट का आपका डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया, और कुछ नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा बताइए। 1 अपॉन 9 × 10⁻⁷ कितना, 10⁻⁷, अरे ये इसको नीचे लाइए ना, कितना आएगा बोलो? 16। अरे 9 और ये -7 है, नीचे आके +7, 9 + 7 16, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए ये जो है 3 × 10⁸ है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए? 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ 8 × 10⁸ तो 10⁻16। सो व्हाट दिस वैल्यू कॉल्ड? ये क्या है? 3 × 10⁸ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। नहीं समझ आ रहा है? सो व्हाट कैन यू से दैट म्यू नॉट × एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन c²। यस और नो? सो कैन वी राइट म्यू नॉट, this speed of light is equals to 1 upon √ म्यू नॉट into epsilon naught. Yes or no? So this is the relationship between epsilon naught, म्यू नॉट and speed of light. Okay? ठीक है, टाइम हो गया, बट एक छोटा सा वो एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ ताकि घर पे जाके हम लोग इसके बेसिस पे ही है बिल्कुल उसको कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4.5 निकाल लीजिए आप लोग। उसमें क्या बोल रहा है, उसको मिटा दो, मिटा दो ना, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे एनसीईआरटी में, हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया हुआ है, बता दीजिए आप नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे ही सेम दे रखा है, बस ये हेडिंग डाल दीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट सी नॉट एंड सी एंड एप्सिलॉन। एक एग्जांपल है 4.5। ये क्या कर रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका लेंथ डेल्टा x, so this delta L is given is equals to delta x I cap, okay, delta L dl इसको बोल रहे थे हम लोग। Is placed at the origin and carries a large current, तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू भी दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस, यहाँ से है ना, y ये x एक्सिस है, I कैप है, तो
तो y एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड पूछा है एट डेल्टा x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर क्या हो गया ये r, समझ आ रहा है ना। जहां से जो एलिमेंट है वहां से किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, r। सो व्हाट इज दिस r, कितना 1 सेंटीमीटर, ओके। सो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, थीटा यहाँ पर कितना 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप समझ सकते हैं ना कि जैसे वहाँ फॉर्मूला था BB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब करंट एलिमेंट और वो जो जिधर निकालना अलोंग द एक्सिस, नहीं समझे, जैसे मान लीजिए ये करंट एलिमेंट है, अब पूछेगा कि इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों, dl और r सेम डायरेक्शन में हो गया, या तो अपोजिट होगा 180 डिग्री, नहीं समझे बात को, तो या तो जीरो या 180 डिग्री अलोंग द एक्सिस जब भी होगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा मैग्नेटिक फील्ड, जब थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है dl ये है डायरेक्शन i कैप और r ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया, r आपको मालूम है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, i मालूम है, ठीक है, और ये मालूम है ना। सो i dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब करना होगा, बट आपसे पूछ रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो जरूरत नहीं है। जब आपसे वो पूछेगा क्या बोलते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब, ठीक है। तो dl में आपका यहाँ पे देखिए ये सब तो एज इट इज है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, dl की जगह पे क्या लिखेंगे डेल्टा x i कैप और क्रॉस प्रोडक्ट r, r हमारा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर लिखेंगे, और j कैप नहीं, तो इस दोनों को तो अपना हम लोग जो भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो i क्रॉस j क्या होता है k कैप, नहीं समझे। देखिए मेन बाकी सारी चीजें तो पुट करने वाला है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl की जगह पे ये रख दिया r, ठीक। तो बस डायरेक्शन देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, एलिमेंट आपका x एक्सिस जहां पर निकालना है वो y एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा z एक्सिस, k क्या है ना, क्योंकि i क्रॉस j क्या होता है k। क्लियर, समझ आ रहा है सबको। तो ये एग्जांपल भी आप लोग कर लीजिएगा, ओके।